वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 30 जून 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत कार्य करती है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस बॉडी के पास अथॉरिटी है कि ये जो कुछ भी कंप्लेंट्स आ रही हैं या फिर कोई भी वेलफेयर मेजर्स लेने हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस करने की अथॉरिटी। तो बताइए, अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है देन लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। इसके पहले तक ये ज़रूर स्टैच्यूटरी बॉडी हुआ करती थी। दूसरा स्टेटमेंट 100% सही है और करेक्ट है। इस लिहाज से जो आपको जवाब मिलेगा दैट विल बी ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यद्यपि इसे 1993 में जब बनाया गया था तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत कार्य करती थी और उस समय इसे स्टैच्यूटरी बॉडी के तौर पे फ्रेम किया गया था। यहाँ पर देखिए, हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि जस्टिस जी रोहिणी कमीशन का गठन किया गया। उनको काम ये दिया गया कि जो 5000 ऑड कास्ट हैं उनका सब कैटेगराइजेशन किया जाए, उन्हें कई सारे और स्तरों में बांटा जाए ताकि रिजर्वेशन का फ़ायदा सही तरीके से दिया जा सके। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो काफ़ी एम्पावर्ड हैं ओबीसी कैटेगरी में, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल, तो दोनों के बीच में एक डिवीज़न क्रिएट किया जा सके। इस लिहाज से इनसे ये कहा गया है कि आप वेरियस कैटेगराइजेशन में उसे डिवाइड करिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 हुआ, उसी के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। और जो कैटेगराइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि सब कैटेगरी डिवाइड करनी है, वो कुछ इस प्रकार से होगी कि इन्हें ओबीसी कैटेगराइजेशन में ही एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस, इस प्रकार का डिवीजन करना होगा और बताना होगा कि किस डिवीजन में कौन सी कास्ट को रखा जाना चाहिए। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सब ऑर्डिनेट डेट फॉर एमएसएमईज स्कीम के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि इसे किसके थ्रू ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। आपके विकल्प हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान इकोनॉमिक पैकेज, जो इकोनॉमिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आएगा उसी के तहत इसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। दूसरा है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, वो इसे ऑपरेशनलाइज करेंगे। तीसरा है सिडबी और चौथा है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। सही जवाब चुन लीजिए। अ काइंड ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अगर आपको पता है तो आप जरूर कर पाएंगे। यहां पर जो सही जवाब है दैट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है उसके तहत जो उसके मिनिस्टर हैं उन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट लॉन्च किया, जिसे डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सबऑर्डिनेट डेट फॉर एमएसएमई भी कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह था कि जो ऑपरेशनल एमएसएमईज हैं कई बार वो जो लोन लेकर रखते हैं उसे चुका नहीं पाते। इन दैट केस जो प्रमोटर्स होते हैं, जो पैसे लगाते हैं एमएसएमईज में, वो पैसे लगाने को तैयार नहीं होते। 20,000 करोड़ का यहाँ पर एक फंड तैयार किया गया है जिसके तहत जो प्रमोटर्स हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एमएसएमई में, उनको उनके इन्वेस्टमेंट का 15% तक दिया जाएगा या फिर 75 लाख, जो भी कम हो। उनसे कहा जाएगा कि आप ये पैसे ले लीजिए और आप एमएसएमई में इन्वेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर अगर ये पैसा रिटर्न नहीं आता है तो 90% जो गारंटी होगी वो गवर्नमेंट की होगी और 10% गारंटी उस प्रमोटर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये प्रश्न समझ लिया। जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ वाटरफॉल्स के बारे में है, उनके स्टेट के साथ आपको मैच करने को कहा गया है। पहला है अथिरापल्ली वाटरफॉल कर्नाटका, दूसरा है हुंड्रू वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश और तीसरा है सहस्त्रधारा वाटरफॉल उत्तराखंड। आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है, मतलब कोई करेक्टली मैच हो सकता है, कोई इनकरेक्टली हो सकता है। आपके सही जवाब में आपको इनकरेक्टली बताना है। तो बताइए कि आपको इन फॉल्स के बारे में पता है, क्या इनमें से कोई न्यूज़ में रहा है और वो किस स्टेट में है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया है लेट मी टेल यू, यहाँ पर केवल तीसरा ही जो पॉइंट है या पेयर है ये सही तरीके से मैच्ड है, बाकी ये दो के दोनों ही इनकरेक्टली मैच्ड हैं। तो सही जवाब आपको क्या मिलेगा? करेक्ट आंसर विल बी ए, ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों सही मैच हैं, ये आपका सही जवाब है, ये गलत तरीके से मैच किए गए हैं। तो फर्स्ट मैच ये है कि जो अथरापल्ली वाटरफॉल है वो
चलाकुडी रिवर पे है, दैट इज इन केरला। हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने एक गो अहेड दे दिया है क्योंकि वहां पर 163 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया जाना था। दूसरा पेयर वो भी गलत तरीके से मैच है। हुंड्रू वाटरफॉल सुवर्ण रेखा रिवर पे है, दैट इज इन झारखंड। यहां पर आपसे कहा गया था दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, ये इनकरेक्ट है। तीसरा उत्तराखंड में है, दैट्स ट्रू। देखिए जो अथरापल्ली वाटरफॉल है उसे नियाग्रा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये केरला का लार्जेस्ट वाटरफॉल है जिसकी जो ऊंचाई है वो 80 फीट है। कंसर्न इसलिए रेज किया जा रहा था इस वाटरफॉल को लेकर बिकॉज इससे काडर ट्राइबल ग्रुप काफ़ी प्रभावित होगा। एट द सेम टाइम जो रीजन है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 में आता है वेस्टर्न घाट के, तो बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान की संभावना है। खैर अभी तो इसे गो अहेड दिया जा चुका है। अगला प्रश्न ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 के बारे में है। इसे कौन पब्लिश करता है? इस नेचर के प्रश्न लगभग हर साल किसी न किसी रिपोर्ट या इंडेक्स पर आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप सभी जो रिपोर्ट्स हैं उनको तैयार रखें, ज़रूरी है। आपके पास चॉइसेस हैं एजुकेशन इंटरनेशनल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को एंड ऑक्सफैम। अगर आपने सही जवाब सोच लिया है देन करेक्ट आंसर इज यूनेस्को। सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर जो यूनेस्को है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी विद द टाइटल ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020। थीम थी इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल, मतलब सभी लोग। उद्देश्य था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो कि एजुकेशन के बारे में बात करता है उसे हम उसकी जो प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर कर सकें। कोविड-19 के आने की वजह से एजुकेशन सिस्टम में इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एजुकेशन ऑनलाइन हो रहा है जो कि सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। 40% जो लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वो ऐसे लर्नर्स को जो कि वल्नरेबल हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, उन्हें एजुकेशन ग्रांट नहीं कर पा रहे हैं और वो एक्सक्लूजन के रिस्क पर आ गए हैं। अप्रैल 2020 में 91% स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में ऐसे रहे जो आउट ऑफ स्कूल रहे। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं और जो लर्नर्स विद डिसेबिलिटी हैं उन दोनों के लिए आउटसाइड ऑफ स्कूल जो एजुकेशन की सर्विसेज हैं वो मुश्किल हो रही हैं। जो पुअर स्टूडेंट हैं जिनको स्कूल्स वगैरह में फ्री मिल जाया करता था या फिर सैनिटरी नैपकिन भी स्कूल्स में प्रोवाइड किए जाते थे गर्ल्स के लिए, वो भी क्लोजर की वजह से एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है जो कि एक महत्वपूर्ण नुकसान है। यहां पर जो अगला प्रश्न है वो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि गवर्नमेंट 4% इंटरेस्ट सबवेंशन देगी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन देगी सामान्य जिलों में। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो फंड है इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रा को डेवलप किया जा सके। सही जवाब आप सोचिए। अगर आपने सोच लिया है तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हाल ही में 15,000 करोड़ का एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तैयार किया। उद्देश्य यह था कि जो इन्वेस्टमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में, उसे इंसेंटिवाइज किया जाए। आत्मनिर्भर भारत का ये पार्ट है। 90% यहाँ पर जो लोन कंपोनेंट है वो शेड्यूल बैंक्स के माध्यम से अवेलेबल करवाया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन 4% फॉर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3% फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब ये है कि इतनी छूट सरकार की ओर से दे दी जाएगी, जो भी बैंक का लोन होगा उसका ये हिस्सा सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। 2 ईयर्स मोराटोरियम है, मतलब कि 2 सालों तक लोन नहीं चुकाना है और विदिन 6 ईयर्स आपको पूरा लोन चुका देना है। यहां पर अगला जो क्वेश्चन है वो फिशिंग कैट के हैबिटेट के बारे में है। न्यूज में रही थी ये। तो पहला आपसे ये पूछा गया है कि इनका हैबिटेट क्या है। आपके पास 4 चॉइसेस हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब चुनिए, ये कहां पाए जाते हैं। अगर आपने पढ़ा था तो आपको पता होगा। सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। इन चारों जगहों पर या इन तीनों जगहों पर ये आपको मिल जाएंगे। न्यूज में इसलिए था बिकॉज उड़ीसा की सरकार ने अभी हाल ही में 2 ईयर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फिशिंग कैट के लिए भितरकनिका नेशनल पार्क में स्टार्ट किया है। भारत में जो फिशिंग कैट्स हैं वो जो सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज और वेस्टर्न घाट यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए, जो हाउस कैट आप अपने घरों में देखते हैं उसके दोगुने साइज का होता है और ये नॉक्टर्नल्स होते हैं, मतलब रात में चलते हैं, रात में ही शिकार करते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस वल्नरेबल है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, अपेंडिक्स 2 में है, इंडियन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के और शेड्यूल 1 में है 19। यहाँ पर साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और यहाँ पर आप कॉमा लगा लीजिए, इंडियन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। थ्रेट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, श्रिम्प फार्मिंग, हंटिंग,
रिचुअल प्रैक्टिसेस, पोचिंग, पॉइजनिंग एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन फेलुडा के बारे में है। आपसे पहला स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि ये लो कॉस्ट पेपर स्ट्रिप टेस्ट है जो कि कोरोना वायरस को विद इन आवर डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा, इसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया, यानी कि CSIR IGIB। सही जवाब चुनिए। क्या फेलुडा एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट है? बताइए। वैसे अगर आपने जवाब सोच लिया है तो ये दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। ये सही है। CSIR IGIB ने इसे डेवलप किया है। इसकी कीमत काफी कम है। इसे तैयार करने का जो खर्च आता है वो 500 रुपए के आसपास आता है। जो इसका अल्टरनेटिव है RT-PCR, उसके टेस्ट को कंडक्ट करने में 4500 रुपए तक का खर्च आ जाता है प्राइवेट लैब्स में। इस लिहाज से ये काफी सस्ता है। अगला क्वेश्चन कोणार्क टेम्पल के बारे में है। न्यूज में रहा था। क्यों न्यूज में रहा था वो देखेंगे, पहले तो स्टेटमेंट देखिए। ये एक टेम्पल है जो कि एक विशालकाय रथ के रूप में बनाया गया है और सन गॉड यानी कि सूर्य भगवान को समर्पित है। दूसरा स्टेटमेंट, ऐसा माना जाता है कि इसे सोमवंशी डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा बनाया गया था और बाद में गंग रूलर्स ने इसमें कुछ एडिशन किया। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। कोणार्क टेम्पल को अगर आप पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियसली आसान होगा। सही जवाब सोच लिया है तो कोणार्क टेम्पल को रथ टेम्पल भी कहा जाता है, तो अंदाजा लग जाता है कि हाँ पहला स्टेटमेंट तो सही होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी देख के सही लग रहा है बट ये इनकरेक्ट है, बिकॉज इसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1। दूसरा इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इसे नरसिम्हदेव वन ने बनवाया था, बाद में किसी एडिशन की बात नहीं हो रही। गंग डायनेस्टी के थे ये, 13th सेंचुरी के आसपास इसे बनवाया गया था, जो कि पुरी में है। काफ़ी सेक्रेट सिटी मानी जाती है ये उड़ीसा की। न्यूज़ में इसलिए रहा बिकॉज सरकार ने मिशन सूर्य नगरी के तहत 100% सोलराइजेशन का प्रोजेक्ट तैयार किया है कोणार्क टेम्पल के लिए। यहाँ पर कोणार्क टेम्पल जो कि सन टेम्पल के नाम से जाना जा रहा है, अगर हम वहाँ पर भी अदर मीन्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत है। तो एक सिंबॉलिज्म होगा कि ये सन टेम्पल है तो सारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो सन से ही आ रही हैं। 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के मदद से इसे पूरा किया जाएगा और उड़ीसा की जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। तो यहां पर हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर कोणार्क टेम्पल के बारे में कुछ बातें और भी हैं। बात तो वही है जिन्होंने इसे बनाया था। कोलोसल चैरियट शेप है, 12 व्हील्स हैं जो कि यहां पर देखिए 7 घोड़े इसे खींच रहे हैं जो कि 7 डेज को सिंबलाइज करता है। यूरोपियन सेलर्स इसे ब्लैक पगोडा कहा करते थे बिकॉज ऑफ इट्स कलर। 1984 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैपिंग पर है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। नाइल रिवर, कॉन्गो रिवर, जाम्बेजी रिवर, नाइजर रिवर। काफी कॉमन फैक्ट है, मतलब ये तो आपको पता होना चाहिए। सो आपने जवाब सोच भी लिया होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, कॉन्गो रिवर। मैप में देखिए, यहां पर देखिए कॉन्गो रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की और वाटर वॉल्यूम के हिसाब से भी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पूरी दुनिया की आफ्टर अमेजॉन। ये एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है, मतलब बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। माइनर रिवर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैप में देखिए ये है इक्वेटर, आपको ब्लू लाइन में दिख रहा होगा जहां पर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां से ये कॉन्गो रिवर है, यहां पर आप देखिए ये 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे कहा गया है कि आप इन रिवर्स को वेस्ट टू ईस्ट में लगाइए। सेनेगल रिवर, लिम्पोपो रिवर, वोल्टा रिवर, जाम्बेजी रिवर। सेट करिए। चॉइसेस आपके पास हैं 1432, 1342, 4213 एंड 3142। आपने अगर मैपिंग तैयार किया है रिवर्स पे तो आप इसे अभी तक मैच कर चुके होंगे, सजा चुके होंगे। सही जवाब है बी 1342। आपको सबसे पहले वेस्ट में मिलेगा सेनेगल, देन आपको मिलेगा वोल्टा, देन आपको मिलेगा जाम्बेजी और उसके बाद आपको मिलेगा लिम्पोपो। आप इसे मैप में देख लेंगे, अच्छे से पिक्चराइज हो जाएगा। यहां पर देखिए सेनेगल है, ये है वोल्टा, यहां पर आपको जाम्बेजी मिलेगा, देन आपको यहां पे लिम्पोपो मिलेगा, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट आप इसे ऐसे सिचुएट कर सकते हैं। कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं, डेडिकेटेड प्रिंस प्रोग्राम, आप इसे अवेल कर सकते हैं, ये लॉन्च हो चुका है। PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी अवेलेबल है। आप इन्हें एक्सेस करने के लिए ओनली IAS का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल के मैपिंग के पार्ट में आपको जितने भी डिजर्ट्स हैं अफ्रीका के वो प्रिपेयर कर लेने हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।